धर्मस्थला, जिसे भारत के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है, वहाँ दरिंदगी और हैवानियत के कुछ ऐसे सच छुपे हुए हैं जो आपकी रूह तक कांप देंगे। और यकीन मानिए, यहाँ की खौफनाक सच्चाई आपके अंदर डर, गुस्सा और बेचैनी पैदा कर देगी, जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। और इन सब का खुलासा हुआ कोर्ट के अंदर। एक दिन कोर्ट के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसके अंदर से काले कपड़े पहने हुए एक शख्स बाहर निकलता है, जिसका चेहरा काले मास्क से ढका हुआ था और पुलिस इसे प्रोटेक्शन दे रही थी। इस आदमी के हाथ में एक काले रंग का बैग था, जिसके अंदर कुछ ऐसे राज दफन थे जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे, और जो ये सूटकेस में लेकर आया था आज तक कोर्ट में किसी ने पेश नहीं किया। 11 जुलाई 2025 को ये शख्स मजिस्ट्रेट के सामने जाकर खड़ा होता है और कांपते हुए अपने हाथों से बैग खोलकर उसके अंदर से कई सारे मरे हुए इंसानों के हड्डियां बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर जाता है। और ये हड्डियां उन लोगों की थी जिन्हें इस आदमी ने मिट्टी में दफन किया था, और इन मरने वालों की संख्या 100 के करीब थी, जिनमें सिर्फ औरतें और 15 से 18 साल की लड़कियां ही थी। लेकिन इसने इन सभी को क्यों मौत की नींद सुलाई, और कौन है ये शख्स, क्या है धर्मस्थला की पूरी कहानी, चलिए डिटेल में जानते हैं। बता दे, इस आदमी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया है, इसलिए हम इसे एक्स कहकर बुलाएंगे। एक्स को 1995 में मंजुनाथ मंदिर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली थी। इस पवित्र मंदिर में काम करके एक्स भी काफी खुश था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मंदिर के पास से गुजरने वाली नेत्रिवेदी नदी में इसे कुछ नजर आता है, जिसे देख इसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस नदी में एक्स के सामने बहते हुए एक लाश आ जाती है, जो एक महिला की थी। शुरू में ये कहकर एक्स ने अपने दिल को संभाल लिया कि शायद किसी ने सुसाइड की होगी या फिर डूबकर मर गई होगी। लेकिन अगले दिन एक्स को फिर से एक और लाश मिली, और इस तरह हफ्तों महीनों तक यूं ही इसे नदी में से कई सारी लाशें मिलती रही, जिनका शरीर सेक्सुअल असॉल्ट के जख्मों से लहूलुहान था। लेकिन इतने औरतों और बच्चों को मार कौन रहा था, और क्या हुआ था इनके साथ, इन्हीं सब सवालों में एक्स उलझ कर रह गया था। और एक दिन इसके सुपरवाइजर ने इसे बुलाकर कहा कि अब तुम्हें ही इन लाशों को ठिकाने लगाना है। ये सुनकर एक्स काफी हैरान हो गया और उसने सुपरवाइजर से कहा कि मैं इन लाशों को नहीं छुपाऊंगा, बल्कि ये पूरा मामला हमें पुलिस के हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेकिन सुपरवाइजर ने इसकी राय को मानने के बजाय इसके साथ मारपीट की, क्योंकि सुपरवाइजर धर्मस्थला के कुछ ऐसे अमीरजादों की चमचागिरी करता था जो इन लाशों की वजह थे। इसलिए पावर में बैठे लोगों की बात मानकर एक्स को भी इन लाशों को ठिकाने लगाना पड़ा, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा होगा जो अब तक इन लड़कियों के साथ हुआ है। अपने परिवार को बचाने के लिए एक्स ने भी अमीरजादों के इन घिनौने सच को छुपाने के लिए नेत्रिवेदी नदी के किनारे ही इन लाशों को दफनाना शुरू कर दिया, और इस तरह धर्मस्थला जैसा पवित्र स्थान जुर्म, गंदगी और हैवानियत का अड्डा बन गया। जबकि एक्स की जिंदगी तो पूरी तरह से जुर्म के दलदल में धंसती चली गई। दिन में उसे लाशों को ठिकाने लगाना पड़ता, तो वही रात में उसे उन्हीं लाशों के दर्द से रोते चीखते हुए चेहरे नजर आते, लेकिन वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। एक बार तो उसे एक 20 साल की लड़की की बॉडी दफनाने के लिए कहा जाता है, और जब एक्स उसके पास जाकर उसका चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि लड़की का चेहरा एसिड डालने की वजह से खराब हो गया था, जबकि शरीर पर हैवानियत की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए जख्मों के निशान थे। लेकिन मजबूर एक्स को भी इसको ठिकाने लगाना पड़ा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमीरजादों के खिलाफ आवाज उठा सके, पूरे गाँव में उनका दबदबा था, इसलिए एक्स ने भी इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे एक्स की भी हिम्मत टूट जाती है। दरअसल एक्स जब एक डेड बॉडी के करीब जाता है तो वो उसके रिलेटिव की एक मासूम बेटी होती है, जिसे देख के एक्स की भी आंखें नम हो जाती है, और ये फैसला कर लेता है कि वो अब इस जुर्म की दुनिया में नहीं रहेगा। इसीलिए ये किसी तरह फैमिली को लेकर चुपचाप रातों रात घर से भाग निकल जाता है। और ये तारीख थी दिसंबर 2024। भले ही गांव छोड़ दिया था, लेकिन मासूम बच्चे और महिलाओं के दर्द से भरे चेहरे चीखे उसे रात में सोने नहीं देती थी। वो लोग एक्स से इंसाफ मांग रहे थे, इसलिए एक्स ने इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना और महिलाओं को इंसाफ दिलाने की कसम खा ली, और वापिस धर्मस्थला चले गया, ताकि पूरे लाशों को बाहर निकालकर उनके पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सके, ताकि उनके भटक रही आत्माओं को मुक्ति मिल जाए। इसी नेक सोच और अपने दिल में दबाए गए गिल्ट को निकालने के लिए एक्स 2025 में धर्मस्थला वापिस चला गया, जहाँ से वो 2014 में भाग कर गया था। इसने कई लाशों की हड्डियों को बाहर निकाला, जिनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। इन सब हड्डियों को एक काले बैग में रखकर एक्स सीधे वकील के पास पहुंच गया और अमीरजादों को सजा दिलाने का फैसला कर लिया। वकील
वकील भी जानता था कि अमीरजादों के खिलाफ एक्शन लेना नामुमकिन है, क्योंकि सालों से ऐसे ही घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन और ना कोई उन गुनहगारों को पकड़ सका। लेकिन वकील ने एक्स की आइडेंटिटी को छुपाते हुए पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी और फाइनली बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक्स को कोर्ट तक ले जाया गया। उसका चेहरा, नाम, सब कुछ छुपाया गया ताकि वो आरोपियों का शिकार ना बन जाए। ये सभी महिलाएं सौजन्या की तरह इन दरिंदों का शिकार बनी थी और पूरे धर्मस्थला में 400 महिलाएं और बच्चियां गायब थी। जी हाँ, सौजन्या का केस धर्मस्थला के सबसे दर्दनाक और भयानक केसों में से एक रहा है, जिसकी दर्दनाक कहानी ने पूरे भारत भर में कोहराम मचा दिया था। लेकिन अफसोस, आज तक पावर में बैठे लोगों ने सौजन्या को इंसाफ दिलाने का मौका नहीं दिया। दरअसल ये केस है 9 अक्टूबर 2012 का, जब धर्मस्थला के एक छोटे से गाँव में पढ़ाकू लड़की सौजन्या सुबह 7:30 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है। हर रोज की तरह सौजन्या अपने घर से स्कूल के लिए बस से जाती है और वापस भी बस से ही आती है। इस बस में उसके क्लासमेट, टीचर, फ्रेंड्स वगैरह थे। 4 बजे के करीब सौजन्या नेत्रविधि बस स्टॉप पर उतरती है, जहां से इसके घर की दूरी महज 20 मिनट की थी बाई वॉक। 4:15 आगे बढ़ते हुए संग घाट के ऊपर इसे अपने चाचा नजर आते हैं, विट्ठल गौड़ा, जिन्हें देखकर मुस्कुराते हुए सौजन्या आगे बढ़ जाती है। लेकिन शाम के 6 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंचती। ये देख माँ को काफी टेंशन होने लगती है और ये अपने पति यानी सौजन्या के पिता को बेटी के ना घर आने की खबर दे देती है, जिसके बाद पिता हर उस जगह कॉल करता है जहाँ पर बेटी जा सकती थी। लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, सौजन्या यहाँ नहीं है। इसी तरह 7 बज जाते हैं, लेकिन सौजन्या की कहीं कोई खबर नहीं थी। इसलिए सौजन्या के परिवार के साथ गांव के 300 लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े और जब रात के 11 बजे तक भी वो नहीं मिली तो ये लोग पुलिस की हेल्प लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने भी इनकी कोई मदद नहीं की और ये इल्जाम और लगा दिया कि शायद वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। लेकिन जब लोगों ने दबाव बनाया तो उन लोगों ने FIR दर्ज कर ली और उनसे कहा कि कल सुबह तक अगर वो नहीं लौटी तो ही वो उसे ढूंढेंगे। पर परिवार बैठने वाला नहीं था, इसीलिए इन्होंने हर जंगल, हर गली, हर कुचे में बेटी की तलाश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच तेज बारिश ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी और सभी ने कल सुबह सौजन्या को तलाश करने का फैसला किया और सुबह होते ही फिर से तलाश शुरू कर दी। और 8 बजे धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर योग और प्रतीक चिकित्सा अस्पताल के पास एक बहती नदी के उस पार जंगल में एक लाश दिखाई दी, जिसके निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। हाथ और पैर दुपट्टे की मदद से कस के पेड़ से बांधे हुए थे। शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे, जिसे देखकर पूरा परिवार सहम गया, क्योंकि ये सौजन्या की ही डेड बॉडी थी, जिसके साथ हैवानियत की हर हद पार कर दी गई थी। यहाँ पर सौजन्या का बैग और उसकी किताबें भी पड़ी हुई थी, जो एकदम सूखी थी, जबकि रात भर तेज बारिश हुई थी। फिर ये सूखी कैसे थी? यानी सौजन्या की लाश को सुबह के वक्त यहाँ फेंका गया था। खबर मिलते ही पुलिस भी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए यहाँ आ जाती है, पर ना तो क्राइम सीन को मार्क करती है और ना ही आसपास के एविडेंस पर कुछ खास ध्यान देती है, जो कि पुलिस की लापरवाही का बहुत बड़ा सबूत था। पूरा गांव अब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने लगता है। इसी बीच 11 अक्टूबर 2012 मंजुला नाथेश्वर मंदिर के पास संतोष राव नाम का एक आदमी को मंदिर के ट्रस्ट के टेंट का काम करने वाले मालिक जैन रवि पुजारी, आश्रित जैन, शिवप्पा और गोपाल कृष्णा मारते हुए पुलिस स्टेशन लाते हैं और बताते हैं कि जहां से सौजन्या की लाश मिली थी ये उसी के आसपास देखा गया था। जब इन्होंने संतोष राव से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसने जवाब देने की बजाय यहाँ से भागना शुरू कर दिया। इसीलिए इन पांचों ने न सिर्फ उसे पकड़ा बल्कि उसे बुरी तरह से मार के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने भी उसके बारे में ज्यादा जांच न करते हुए संतोष राव को ही मुजरिम मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सौजन्या के परिवार को यकीन नहीं था कि संतोष राव ही उनकी बेटी का आरोपी है, बल्कि उन लोगों का शक तो उनके ऊपर था जिन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया था। इसलिए पुलिस पर मुख्य आरोपी को पकड़ने का दबाव बनाया गया। इधर 10 अक्टूबर 2012 को जब पुलिस सौजन्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो यहाँ भी लापरवाही की सारी हदें पार कर देती है। जहाँ पोस्टमार्टम रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए थी, वहीं सौजन्या का पोस्टमार्टम डिम लाइट में किया गया और ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी तक नहीं की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर ने तो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हेयर, ब्लड, सीमन तक नहीं भेजा, जो केस को सुलझाने के लिए काफी जरूरी माना जाता है। इस तरह से पुलिस और डॉक्टर की लापरवाही से सौजन्या के केस को कमजोर किया गया और जब फैमिली ने प्रेशर बनाया तो कोर्ट ने यह मामला CID को सौंप दिया, जिसने पुलिस की तरह संतोष राव को आरोपी बताया, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था। दरअसल जब संतोष राव का मेडिकल टेस्ट करवाया गया तो खुलासा हुआ कि उसे फिमोसिस नाम की बीमारी है, जो मेल के प्राइवेट पार्ट की स्किन से जुड़ी होती है। इस कंडीशन में फिजिकल रिलेशनशिप बनाना काफी दर्दनाक होता है, इसलिए संतोष ने
सौजन्या के साथ ऐसा किया होगा ये सोचना भी गलत था। इतना ही नहीं, सौजन्या के नाखून से मिली मिट्टी, डीएनए और सीमन को टेस्ट किया गया तो वो भी संतोष राव से अलग था। लेकिन फिर भी पुलिस, सीआईडी, सीबीआई सब ने संतोष राव को ही मुजरिम बताया, जो अमीरजादों को बचाने की एक चाल थी। और बिना किसी जुर्म के संतोष राव को आरोपी मानकर जेल में रखा गया, जिसके खिलाफ कोई सबूत ना होने पर कोर्ट ने इसे 2023 में रिहा कर दिया। यानी 11 साल संतोष राव को जेल में बिताने पड़े, जबकि गुनहगार खुलेआम घूमते रहे और आज भी घूम रहे हैं। सब सबूत है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें पकड़ सके। और आज भी दरिंदगी और हैवानियत की दास्तान धर्मशाला के हवाओं में घूम रही है और ना जाने कितनी लड़कियां इन दरिंदों का शिकार बनने वाली है, जबकि 400 तो इनकी हैवानियत के चलते अपनी जान गंवा चुकी है। तो आपको कैसी लगी ये ट्रू क्राइम स्टोरी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।